प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक सॉल्यूशन विद KKS में। और आज हम कर रहे हैं बोर्ड के द्वारा दिए गए प्रैक्टिस पेपर सेट ए विषय अर्थशास्त्र। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचें और वो इसका लाभ उठा पाएँ। तो शुरू करते हैं टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट वुड शुड बी। तो क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान हो सकता है या आदर्शात्मक में हो सकता है। वास्तविक विज्ञान वो होता है जिसमें क्या है, जो वास्तविक स्थिति के बारे में बताए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है नॉर्मेटिव साइंस मीन आदर्शात्मक विज्ञान। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र की बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार का होता है, जो कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कनकेव होता है। इसलिए इसका आंसर बनेगा मूल बिंदु की ओर नतोदर या कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सीमांत उपयोगिता जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। बंदी लागत क्या होती है, हम जानते हैं कि बंदी लागत वो लागत होती है जो उत्पादन चाहे घटे या बढ़े उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये लागत आती ही आती है, ये फिक्स रहती है। इसलिए अगर हम बिजली के बिल की बात करें तो बदलता रहता है, इसलिए बंदी लागत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, कच्चे माल पर खर्च की बात करें तो ये भी बदलता रहता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। डेली लेबर वेज की बात करें, दैनिक श्रम की मजदूरी बात करें तो ये बदलता रहता है, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। पूंजी पर जो ब्याज है वो स्थिर रहता है कि अगर एक बार ब्याज डिसाइड हो गया तो फिर ब्याज वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बनेगा स्थायी पूंजी पर ब्याज। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट इक्वेशन। आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए गए हैं और जो सीमांत आय है, मार्जिनल रेवेन्यू है, उसका करेक्ट है सी ऑप्शन, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अर्थात कुल आय में परिवर्तन को अगर हम बेची गई इकाइयों से भाग कर दें तो हमें सीमांत आय प्राप्त होती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक का नाम है जिसे मार्शल ने लिखा है, तो आंसर आएगा मार्शल। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्रुप दैट रिप्रेजेंट डैश इंडिफरेंस कर्व। अगर तटस्थता मानचित्र की बात करें तो तटस्थता मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तो आंसर आएगा एक से अधिक। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आय ज्यादा होती है सीमांत आय से या औसत आय बराबर होती है सीमांत आय के। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, कीमतें स्थिर रहती हैं, इसलिए जो औसत आय है वो सीमांत आय के बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब कुछ क्वेश्चन नए पैटर्न के अनुसार डाले गए हैं, जिनमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक अभिकथन होगा और एक कारण होगा, रीजन होगा उसका, एक असर्शन होगा और एक रीजन होगा। हमें ऑप्शन देख के पता करना है कि दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है। तो पहले आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके बाद आपको उनमें से करेक्ट जो है वो चूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन दे दिए गए हैं ABCD, और उसके बाद आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। आपने ये अभिकथन और कारण पढ़ करके इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। जैसे 9th दिया गया है TP इज कॉन्स्टेंट व्हेन MP इज 0, और रीजन दिया गया है MP मेजर द चेंज इन TP। हिंदी में बात करें तो कुल उत्पादन स्थिर है जब सीमांत उत्पादन शून्य है, और सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। देखिए सीमांत उत्पादन क्या होता है, वो कुल उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। तो जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन क्या होता है, स्थिर भी कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं और उसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो हमारा जो ए है अभिकथन ए और कारण R दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण करता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। टेंथ दे रखा है, नेगेटिव MR इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू
ये MP गलत दिया हुआ है, यहाँ पे MR होना चाहिए। एंड बोथ आर कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पे MR होगा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR दोनों बराबर होते हैं, और जो MR है वो तभी पॉसिबल है जब AR क्या हो, डिक्लाइन कर रहा हो। तो इसका जो आंसर होगा इसका भी A बनेगा कि A और R दोनों सही हैं, और जो R है वो A की सही व्याख्या करता है। सेक्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसका अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एज ए इकोनॉमी होल अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो आंसर आएगा ए। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। हम जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 रुपये से अधिक के जो नोट हैं उनको जारी करता है। 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है, तो ऑप्शन आएगा बी, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इज इक्वल टू, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। हम जानते हैं प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस पर लगाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा चुकाए जाते हैं। इनका जो वर्णन है उसको आप दूसरे व्यक्ति पे नहीं टाल सकते। जैसे इनकम टैक्स, आयकर जो है वो जिस पे लगता है वो उसी के द्वारा चुकाया जाता है। इसी प्रकार आयकर पर जो सरचार्ज लगता है वो भी उसी के द्वारा चुकाया जाएगा, वो जिस पर लगाया जाएगा। तो बाकी तीनों जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और जो डी है आयकर पर सरचार्ज वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है। देखिए वैसे तो ये टॉपिक जो है वो काट दिया गया है बोर्ड के सिलेबस में से। इस बार बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है। तो विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी विदेशी मुद्रा की मांग कम होती जाएगी, और जैसे विनिमय दर कम होगी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा विपरीत। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा की आपूर्ति में योगदान करते हैं नगद ऋण और मांग में जमा ऋण। तो इसका आंसर आएगा मांग में जमा ऋण। घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम बराबर होती है राष्ट्रीय आय माइनस नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखिए डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसमें हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को नहीं जोड़ते, नहीं लेते। तो राष्ट्रीय आय में से अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर उस टाइप क्वेश्चन है जिसमें असर्शंस और रीजंस दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो सेम वही पैटर्न रहेगा, वही 4 ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D, और उनमें से चूज करना होगा हमें। तो फर्स्ट अगर हम पढ़ें, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, और रीजन दिया है ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्नड एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। देखिए दोनों सही हैं। हस्तांतरण आय क्या होती है, हस्तांतरण आय वो होती है जो हमें बिना किसी काम को किए हुए मिलती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, और इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो जो अभिकथन बिल्कुल सही है और जो आर है वो उसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। नोट और सिक्के सरकार के अधिकार से समर्पित धन है, नोट और सिक्के वैध मुद्रा है, दोनों सही हैं, सरकार के होते हैं और इनको हम वैध मुद्रा कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा।